नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर इस साल बनेगा पैसा। बाजार अनिश्चित है, तो क्या इक्विटी में निवेश से इस बार आपको मुनाफा मिलेगा या फिर ब्याज दरों की बढ़ोतरी का फायदा आप डेट में निवेश से ले सकते हैं, जो हम कुछ समय के बाद देख सकते हैं कि शायद ब्याज दरों में एक स्थिरता का दौर भी आए। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो इक्विटी और डेट में, इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज हैं उनका परिचय करा देते हैं। आलोक सिंह, CIO बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आलोक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके की संकेत हमें इस वक्त सब तरफ से मिल रहे हैं, बाजार काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और लगातार हम मंदी की आशंका को भी देख पा रहे हैं। ग्लोबल जो जितने क्यूज मिल रहे हैं, भारत में जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, आपको एक ओवरऑल व्यू बाजार का इस वक्त क्या नजर आ रहा है? देखिए, हमारा बाजार जो है वो पिछले 1-1.5 महीने से काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। और उसका एक श्रेय ये इसको जाता है कि उससे पहले वाला जो पीरियड था वो उसमें हमने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब अगर हम रिलेटिव बेसिस पे देखें और जब हम आगे की तरफ की बात करें कि यहाँ से आगे कैसा दिखता है, तो उसके लिए जो हम बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको देखते हुए आपको आगे का व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आज की वॉलेटिलिटी है ये हो सकता है कल ना हो। ठीक है, और जो आज की वॉलेटिलिटी है वो आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी दे सकती है, तो उससे आपको देखना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटली अगर हम देखें तो इंडिया एक लार्ज इकोनॉमी है जो काफी अच्छे दर पर बढ़ने की अभी भी बनाए हुए है। जब हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करते हैं, इन्फ्लेशन के पॉइंट से भी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफी स्टेबल है कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। जो हमारा निवेश दर है कैपिटल क्रिएशन की तरफ, वो भी काफी अच्छा हो गया है। जो नया बजट है उसमें वो इंक्रीज किया है बजटरी एलोकेशन, आगे चल के रब ऑफ इफेक्ट आता है। तो आई थिंक बाजार अगर हम इक्विटी के हिसाब से देखें तो मुझे कहीं ना कहीं स्टेबल लगता है। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट हुआ है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन हमको एक चीज और भी देखनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ऊपर से सिर्फ % ही नीचे है। वहीं अगर हम डेट की तरफ से देखें तो हमारी जो ब्याज दर है, अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 7.30-7.35 के रेंज में घूम रहा है। और ये रेंज जो है वो जब 6% रेपो रेट था तब तो 50 बेसिस पॉइंट रेपो इंक्रीज होने के बाद भी हमारा जो 10 ईयर यील्ड है वो वहीं पे घूम रहा है। तो वो कहीं ना कहीं संकेत करता है कि बाजार अब स्थायी इंटरेस्ट रेट की तरफ उम्मीद लगा के बैठा है। अब वो होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो बोथ अगर हम डेट और इक्विटी की तरफ से देखें, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाजार एक कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं उसकी स्थिति में अब यहाँ से डायरेक्शनली आगे का जो इंक्रीमेंटल डेटा आएगा उसके हिसाब से ही बाजार मूव करेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक अच्छा समय है, आलोक जी जैसा बता रहे हैं। कीर्तन, आपकी नज़र में अभी खासतौर पर इक्विटी की हम पहले चर्चा करें तो हर कोई यही जानना चाहता है कि पैसा बनेगा कहाँ से। इक्विटी में हमने वॉलेटिलिटी देखी है, जैसा आलोक जी भी बता रहे थे कि जो बाजार हैं उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, एक अस्थिरता अभी भी हमें नजर आ रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र यहाँ पर खुद आलोक जी ने भी किया। अभी इक्विटी में अगर कोई निवेश कर रहा है तो पैसा बनाने की वो पर्टिकुलर जगह है कहाँ से है जहां से वो फायदा ले सकते हैं? स्वाति जी, सबसे पहले तो आलोक जी ने जो 2-3 पॉइंट्स कहे उनसे डेफिनेटली कंकर करना चाहूंगा। देखिए, एक साइड पर जब आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इनके पिछले इतने सालों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है।
अगर आप देखेंगे कि जनरल चर्चा ये हो रही है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इतना स्ट्रांग है तो इतने लोग को ले ऑफ क्यों किया जा रहा है। अब आप देखिए आईटी सेक्टर सिर्फ 2% हायरिंग का पार्ट है प्राइवेट सेक्टर हायरिंग में यूएस में। तो जो हम आईटी में जो ले ऑफ्स देख रहे हैं वो पूरे एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो क्योंकि डेटा इतना स्ट्रांग है, डिमांड इतना स्ट्रांग है ग्लोबली, तो ग्लोबल मैक्रो पर्सपेक्टिव से स्वाति जी सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस में शायद एक आध दो इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाने की संभावना है। पर मुझे लगता है फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से रेपो ऊपर नहीं जाएगा और प्रॉबली 10 साल का जो हमारा यील्ड कर्व है, जैसे आलोक जी भी कह रहे थे, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा 10 ईयर यील्ड में या रेपो में अपसाइड मूवमेंट है। एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर मेरे हिसाब से, जो है इंडिया का रूपी डेप्रिसिएशन। अगर आप इस वक्त का भी आरबीआई पॉलिसी स्टेटमेंट देखें तो 6 में से दो दो पैनलिस्ट थे जिन्होंने कंकर नहीं किया था कि रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, पर फिर भी रेट इसलिए बढ़ा है इतने स्टेबल इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट के आजू बाजू, क्योंकि हमें शायद रुपी को ज्यादा कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन से इस समय पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन इक्विटी के स्टैंड पॉइंट से रुपी डेप्रिसिएशन एक थोड़ा सा कंसर्न है वर्सेस इन्फ्लेशन, राइट। तो एक तरफ इंडिया में रुपी डेप्रिसिएशन कंसर्न है और दूसरा कंसर्न ये है कि हमारी वैल्यूएशंस थोड़ी सी प्रीमियम है ग्लोबल मार्केट से और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से। तो शायद यहाँ से इस साल मेरा ये मानना है कि शायद या तो एक टाइम करेक्शन आ सकता है जिसे आप कंसोलिडेशन कहते हैं, या मीन रिवर्जन आ सकता है जिसे ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा अच्छा करेंगे और इंडिया थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये जो पिछले 2 सालों में एनोनॉमी बनी थी वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। पर अगर आप वैल्यू देखें तो इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 थीम्स इंडियन मार्केट में आप प्ले कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है वैल्यू स्ट्रैटेजी एक अच्छी कोशिश होगी या एक अच्छा मीडियम होगा इन्वेस्ट करने का इंडिया में वर्सेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्रॉब्ली थोड़ी सी वैल्यू दिख रही है। आप आईटी में भी थोड़ा सा निवेश कर सकते हो पर उसे इमीडिएटली मत कीजिए, थोड़ा सा अगले 2 क्वार्टर में स्टैगर कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में वैल्यू स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा थीम बेस्ड में फार्मा और आईटी थोड़ा सा स्टैगर कर दे अगले 2 क्वार्टर तक, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है नियर टर्म के लिए। ओके आलोक जी, यहाँ पर क्योंकि बात हुई इंटरेस्ट रेट की भी, अभी हम जिस दौर में खड़े हैं थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है कि आगे दरें अब और बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। गवर्नर की स्पीड से अगर संकेत लें तो शायद बढ़ें, महंगाई की दर के आंकड़ों से अगर जो अभी आए हैं उनसे संकेत लें तो शायद बढ़ें। आपकी नज़र में थोड़ा और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि जो अभी फिक्स इनकम में जो निवेश करने वाले निवेशक हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए सही समय है फिक्स इनकम से पैसे बनाने का। क्या अब एक पीक आउट हमने देख लिया है इंटरेस्ट रेट का और आगे एक हम फेज देखेंगे जब वो एकदम प्लेटू पे रीच हो गई हैं, स्थिरता रहेगी। तो क्या डेट में निवेश का ये साल अब सही समय है जिससे अब पैसा कमाया जा सकता है? अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कारण रहा है आरबीआई का कंटिन्यूअस रेट हाइक करना, क्योंकि यूएस जो एक तरीके से हम उसे मदर मार्केट बोलते हैं, वहां पर फेड काफी एग्रेसिव रहा है रेट हाइक करने के लिए। प्राइमरीली उसका कारण उसको सपोर्ट। तो अगर यूएस इतनी ही एग्रेसिव वे में रेट हाइक करता रहता है आगे चल के, तो आरबीआई को भी रुपी सपोर्ट करने के लिए रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। भले ही हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो जाए, आज का प्रिंट सीपीआई का देखें थोड़ा ऊपर है रेंज से, बट ओवरऑल इन बिग पिक्चर अगर हम देखें थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है, तो हमारा इन्फ्लेशन है वो उतना अप नहीं है
जितना आरबीआई ने अपना स्टांस बना के रखा हुआ है। और उसका मेन कारण जो है वो यूएस में का जो एग्रेशन है रेट हाइक करने का, वो है। तो अब अगर आगे हम देखें, तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें, तो शायद आरबीआई को पॉज ले लेना चाहिए, या फिर बहुत ही माइनर चेंज होना चाहिए, मे बी वन हाइक मोर। लेकिन असली में अगर हम देखेंगे तो खाली रेट पॉज करने से ही आपका पैसा नहीं बनेगा। सी, पॉज करने में आपका एक एंट्री पॉइंट मिलता है, तो एंट्री पॉइंट के लिए आप एक शॉर्ट पार्ट जो है कर्व का, 1 साल 2 साल, उसको हम जो एक्रूअल स्ट्रेटेजी बोलते हैं, वो आपको वो एक्रूअल स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर आपको उसमें बड़ा पैसा बनना है तो उसके लिए रेट कट होना जरूरी है। तो रेट कट तब तक नहीं होगा जब तक यूएस नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाता है। आरबीआई रेट कट नहीं कर पाएगी, भले ही हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस साल जो है वो हो सकता है आरबीआई सेकेंड हाफ में पॉज ले। वो पॉज जो है ओके, वो सेकेंड आपका हाफ जो, में आप कह रहे हैं कि पॉज ले सकते हैं, बट आलोक जी, मैं पॉइंटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डेट में ही अगर पैसे बनने हैं, किसी को पैसे बनाने हैं, तो कौन सी ऐसी कैटेगरी, कौन से ऐसे प्रकार के फंड हो सकते हैं जिसमें अभी आप सजेस्ट करेंगे कि निवेशकों को करना चाहिए निवेश? सी, अगर हम देखें जो आज की स्थिति है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से दो चीजें होती हैं कि आरबीआई ने एक पॉइंट पे जाके रेट पॉज कर दिया, राइट। पॉज करने के बाद फिर दूसरी स्थिति आती है कि कट कर दिया। तो हम दूसरी स्थिति को की जो प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, पॉज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो उस चीज में क्या होगा, जब पॉज होगा तो उस टाइम पे लिक्विडिटी भी थोड़ी सी ईज ऑफ होती है। तो जो कर्व अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो यील्ड कर्व है वो काफी फ्लैट है, यानी कि जब हम 3 साल की यील्ड बात करते हैं, 5 साल की यील्ड बात करते हैं, 10 साल की यील्ड बात करते हैं, तो उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो क्या होता है कि जब अगर पॉज होगा तो ये यील्ड कर्व के जो स्प्रेड्स हैं, जो नॉर्मली 50 60 70 बेसिस पॉइंट होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसका मतलब शॉर्ट एंड का जो कर्व है वो नीचे आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, तो अगर कट नहीं भी होता है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ यील्ड कर्व होगा, तो जो आपका शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व है 2 साल 3 साल वाला, वो सबसे पहले आपको रिटर्न देगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो जो शॉर्ट टर्म इनकम फंड है और उसके आसपास जो बेसिकली फंड जो जिनकी ड्यूरेशन 2 से 3 के बीच में रहती है, या उसके आसपास रहती है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे शुरुआत में। फिर जब आरबीआई रेट कट करेगा, तब आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा के लॉन्ग फंड्स में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कीर्तन, अभी बेसिकली डेट में अगर बेस्ट निवेश करना है, जैसा आलोक जी कह रहे हैं कि आप ज्यादा लंबा ना सोचिए, अभी आप शॉर्ट टर्म निवेश की तरफ ही रहिए। शॉर्ट हो गया, मीडियम टर्म हो गया, 2 से 3 साल तक का नजरिया है, वही डेट में बेस्ट निवेश का तरीका है, वहीं से पैसे बन सकते हैं इस साल। एक क्विक कमेंट आपका, और उससे रिलेटेड अगर कुछ आपकी नजर में कुछ फंड्स हैं तो आप बताना चाहें दर्शकों के लिए। स्वाति जी, मैं बिल्कुल कंकर करूंगा आलोक जी से। इसमें ये एक ही प्रॉब्लम है कि डेट में आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा डेट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का है, और ये दर्शकों के लिए कि आपको 3 साल से ज्यादा निवेश पकड़ के रखना है, तो ही आपको इंडेक्सेशन का और टैक्सेशन का एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी डेट में निवेश करे, हाँ डेफिनेटली नियर टर्म में शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मीडियम और लॉन्ग टर्म से। पर आज अगर आप 3 साल के नजरिए से आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आइए, क्योंकि शायद 3-4 क्वार्टर के बाद जब रेट्स कट होना चालू होंगे, तो अगले 20-24 महीने तक आपको उसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नया निवेशक है जो एफडीज के सामने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए। और अगर आप थोड़े से लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो निपॉन का एक निवेश लक्ष्य अच्छा प्रोडक्ट है, एसबीआई का मीडियम ड्यूरेशन फंड अच्छा है। पर मैं 3 साल से ऊपर के निवेश की ही सजेशन दूंगा, क्योंकि तो ही टैक्स एडवांटेज मिलेगा।
तो कहां बनेगा पैसा इस साल, ये समझने की कोशिश करें। इक्विटी, डेट, कहां पर आपको पैसे करने हैं निवेश। आलोक सिंह, सीआईओ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, और कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ हैं। आलोक जी, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना एसेट एलोकेशन बिल्कुल लाइन पर रखिए, क्योंकि जब भी बाजार वॉलेटिलिटी दिखाता है तो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो एक कुशन प्रदान करता है आपके इन्वेस्टमेंट को, जो कि आपको किसी भी अनिश्चितता से बचाता है। एसेट एलोकेशन का इस टाइम पर सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, जिससे कि अगर मानिए कोई वॉलेटिलिटी है लार्ज कैप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी बाजार में हम अस्थिरता देखते हैं तो लार्ज कैप में सबसे कम असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप फिर मिड कैप में देखते हैं। तो इन तीनों को ही अगर साथ में लेकर चल के एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनानी हो किसी को, तो सबसे सही तरीका क्या है इस साल? देखिए, आपका ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि नॉर्मली जब हम इक्विटीज, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम पूरी इक्विटी को एज एन एसेट क्लास कंबाइन करके देखते हैं। और अगर हम ब्रॉडर एसेट्स क्लासेस में देखें तो इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, जिसको मोस्टली हम अगर हम सेक्टर्स के ना जाके कैप्स में करें तो हम 3 कैप्स में डिवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो का इन तीनों में होना बहुत जरूरी है। एक पोर्शन हो सकता है जो आप डायनेमिकली मैनेज करें, जैसे कि हमारा मल्टी कैप फंड है, उसमें हम 25 25 25 लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड जो बाकी 25 है वो एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, जो जिसमें हम रिलेटिव चीजें देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल रहेगा, बाजार में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, तो अगर आप एक बेस एलोकेशन तीनों में बना के जिसका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप एक मल्टी कैप फंड में देख सकते हैं, आई थिंक उसके हिसाब से आपको डायनेमिकली मैनेज अगर करें कुछ पोर्शन को, और एक मैं ऐसे बोलूंगा कि 2/3 आपका स्टैटिक एलोकेशन हो और बाकी आप कुछ डायनेमिकली मैनेज करें, तो एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, टैक्सेशन भी हो सकता है या अदरवाइज, तो एक इस तरह के फंड को देखा जा सकता है। इसमें एक डिबेट हो सकती है कि अगर स्टैटिक ही क्यों, पूरा ही डायनेमिक क्यों नहीं, क्योंकि उसमें अगर हम स्टैटिक करते हैं तो उसमें जो पर्सनल बायसेस होती हैं, जो मार्केट इन्वेस्टमेंट बायसेस होती हैं, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जब बट अगर आप स्टैटिक लेके चलते हैं तो आपकी पर्सनल और इन्वेस्टमेंट बायसेस, चाहे वो आपकी एज एन इंडिविजुअल हो या फिर एज अ फंड मैनेजर हो, वो चीजें काफी कम हो जाती हैं, जो लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि काफी स्टेबल रिटर्न और कुशनिंग प्रदान करता है, और वॉलेटिलिटी भी काफी हद तक कंट्रोल्ड रहती है। तो मेरे हिसाब से तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके बाकी एक हिस्से को आप डायनेमिकली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी और व्हीकल का सहारा लिया जा सकता है, बट आई थिंक वो करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो शुरू में भी बोला कि जब वॉलेटिलिटी होती है तो वो एक इंटरेस्टिंग टाइम होता है अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से तीनों में होना चाहिए। और मैं किसी को भी एक्स्ट्रा, हाँ, हालांकि अगर आज मैं वो एलोकेशन करने चलूं तो शायद मेरा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आज की डेट में लार्ज कैप की पोजीशनिंग बेटर है, एंड जो हमारी वॉलेटिलिटी का मेन कारण है जो है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, वो एक लार्ज बैलेंस शीट अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। तो जब तक ये चीज में स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक एक लार्ज कैप बायस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी दोनों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। तो मेरे हिसाब लार्ज से कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एलोकेशन किसी के पोर्टफोलियो में होना इंपॉर्टेंट है, जैसा बखूबी समझाया आलोक जी ने। कीर्तन, आपके हिसाब से आपके एक मॉडल पोर्टफोलियो में तीनों का जो एक एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए? आपने इनफैक्ट वैल्यू थीम को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखा कि निवेश के अच्छे मौके हैं, तो एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन तमाम कैटेगरीज में किस प्रकार का हो सकता है, अगर हम एक ब्रॉड एक
आइडिया लेने की कोशिश करें तो। ओके, चलिए, कीर्तन हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन आलोक जी, आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि ये तो हमने समझ लिया कि फिलहाल कहाँ से पैसा बनेगा, लेकिन कुछ ओके, ऑल राइट, मैं आपके पास आलोक जी आती हूँ। कीर्तन, वेरी क्विकली, आपके नज़र में एक पोर्टफोलियो में कैटेगरीज का जो एक डिवाइड है या एक्सपोजर है, वो किस प्रकार हो? स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेन वैनिला इन्वेस्टिंग या सिंपल इन्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं टिपिकली किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 80% स्टैटिक एलोकेशन करता हूँ और 20% टैक्टिकल एलोकेशन करता हूँ। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप एक सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड में, जो लार्ज कैप का सब्सटीट्यूट है, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में, इन तीनों फंड्स में इक्वल पैसा डाल दीजिए। इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी भी दूसरे कॉम्बिनेशन से काफी बेहतर है। जो 20% बचा हुआ है उसे आप डायनामिकली थोड़ा सा मैनेज कीजिए मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रखकर। जो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट से, तो ये 20% एलोकेशन आप थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को डेफिनेटली दे सकते हैं। लार्जली आई थिंक आज के मुकाबले ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसेट एलोकेशन बेसिस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स अच्छी स्ट्रैटेजी है एसेट एलोकेशन के लिए। आलोक जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हर एक साल, हम कहते हैं ना कि हर एक साल एक फ्लेवर होता है कोई कैटेगरी का, तो आपकी नज़र में कौन सी कैटेगरी इस साल फ्लेवर में रह सकती है, अगर हम इक्विटी या डेट दोनों की बात करें तो? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है उसमें डेट में भी अभी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का दौर खत्म नहीं हुआ है। तो उसमें आई थिंक थोड़ा टाइम है, मे बी सेकेंड हाफ इस साल के में हमें शायद इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। हालांकि कोई भी मतलब एंड पॉइंट कैच नहीं कर सकता है, तो आप लोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे। और उसी हिसाब से मेरा ये मानना है कि डेट के साथ साथ इक्विटी भी काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है ये साल। हालांकि अभी वॉलेटिलिटी का दौर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बोथ डेट एंड इक्विटी दोनों ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जब लास्ट ईयर सेम टाइम दोनों ने ही खराब किया था, और उसके बाद सेकेंड हाफ में दोनों ने ही अच्छा किया। स्पेशली इक्विटी गिरने के बाद काफी रिकवर हो चुका है वहां पे, और अब जिस हिसाब से डेटा आ रहा है वहां पे लोग रिसेशन की बातें कम कर रहे हैं। तो अगर रिसेशन फियर, तो बेसिकली अगर बाजार में रिसेशन फियर खत्म हो जाता है किसी भी कारण से, तो आई थिंक इक्विटी भी काफी अच्छा कर सकता है। उसी हिसाब से अगर रिसेशन, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तो डेट भी अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों को देखना चाहिए। मैं एक के ऊपर दूसरे को नहीं रखना चाहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि खाली डेट को ही देखिए या खाली इक्विटी को ही देखिए। बिल्कुल, ऑन दैट नोट धन्यवाद करेंगे आपका आलोक सिंह जी, और साथ ही कीर्तन शाह, आपका भी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।